जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज का मेरा सब्जेक्ट है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता भाग 7। इससे पहले हमने कल आप लोगों को सिंधु सभ्यता भाग 6 के बारे में पढ़ाया था और आज हम पढ़ाएंगे सिंधु सभ्यता भाग 7 के बारे में। लेकिन दोस्तों, आज का चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले आइए, कल हमने जो आप लोगों को सिंधु सभ्यता भाग 6 पढ़ाया था, सबसे पहले आइए उसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आज का चैप्टर सिंधु सभ्यता भाग 7 को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, कल का सब्जेक्ट था सिंधु सभ्यता भाग 6 पार्ट 6। तो दोस्तों, कल के चैप्टर में जो सबसे पहले प्रश्न बना था वो था, लोथल नगर के घरों के दरवाजे किस तरफ खुलते थे। लोथल नगर के घरों के दरवाजे किधर खुलते थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। फिर अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कितने भागों में बटे हुए थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर 2 भागों में बटे हुए थे। पहला उच्च भाग, दूसरा निम्न भाग। अगला प्रश्न बना था, बृहद स्नानागार कहाँ पर मिला था। तो दोस्तों, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो मिला था। फिर अगला प्रश्न बना था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, इसका उत्तर था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। फिर अगला प्रश्न बना था, सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, इसका उत्तर था, सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था, सिंधु सभ्यता का चौथे सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा था। फिर अगला प्रश्न बना, चांदी का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला था। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, चांदी का साक्ष्य सबसे पहले हड़प्पा से मिला था। फिर अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत राजस्थान के कालीबंगन वाले इलाके से मिले थे। फिर अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल जौ और गेहूँ थी। कौन सी फसल थी? जौ और गेहूँ थी। फिर अगला प्रश्न बना, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो हमने आपको बताया था, चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुरी वाले इलाके से मिले थे। फिर अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन से पशु पाले जाते थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भैंस और बैल पाले जाते थे। अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिले। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण सूतकोटदा एवं कालीबंगा और लोथल से मिले थे। अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिले थे कि नहीं मिले थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले थे। फिर अगला प्रश्न बना, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी एवं उर्वरता देवी की पूजा करते थे। तो इसका उत्तर बना था, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी और उर्वरता देवी की पूजा करते थे। फिर अगला प्रश्न बना, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य किस सभ्यता से मिलती है।
तो दोस्तों इसका उत्तर है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना, कुबड़ वाला सांड किस सभ्यता से मिले? तो दोस्तों कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता से मिले थे। अगला प्रश्न बना, दाढ़ी वाले साधु कहाँ से मिले थे? तो दोस्तों दाढ़ी वाले साधु मोहनजोदड़ो से मिले थे। अगला प्रश्न बना था, किस सभ्यता के समय मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला था। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता के लोग किसका उपासना करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूर्य का उपासना करते थे और इनके प्रमुख देवता में मातृ देवी, पशुपतिनाथ, जल, पृथ्वी देवी, लिंग, वृक्ष और प्रकृति की पूजा करते थे। तो दोस्तों इस प्रकार कल हमने आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था सिंधु सभ्यता भाग 6, इसके सारे प्रश्न उत्तर को हम लोग रिवाइज कर लिए, यानी रिविजिंग कर लिए। और अब हम लोग चलिए अगला चैप्टर सिंधु सभ्यता भाग को पढ़ते हैं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता भाग 7 का पहला प्रश्न है, पशुपति नाथ की मोहर कहाँ से मिली थी? पशुपति नाथ की मोहर कहाँ से मिली थी? तो ध्यान देंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता में एक पशुपति नाथ की मोहर हुआ करती जो कि मिली थी। तो प्रश्न यहाँ यही पूछ रहा है पशुपति नाथ की मोहर कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों पशुपति नाथ की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली थी। पशुपति नाथ की मोहर कहाँ से मिली? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे पशुपति नाथ की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला प्रश्न बना, पशुपति नाथ के चारों तरफ किस चीज़ की आकृति बनी हुई थी? यानी प्रश्न पूछा जा रहा है पशुपति नाथ की जो मोहर मोहनजोदड़ो में मिली थी उसके चारों तरफ किस चीज़ की आकृति बनी हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है पशुपति नाथ की मोहर जो मोहनजोदड़ो में मिली थी उसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता और भैंस की आकृति बनी हुई थी। यानी दोस्तों पशुपति की मोहर जो मोहनजोदड़ो मिली थी उस मोहर पे चित्र बना हुआ था, गैंडे का चित्र बना हुआ था, चीता का चित्र बना हुआ था और भैंस की आकृति बनी हुई थी। आप देखेंगे आपके सामने जो चित्र लगा हुआ है, पिक्चर लगा हुआ है, ये पशुपति नाथ में जो मोहर मिला था उसी का ये चित्र है। और आप इसमें देखेंगे इस कॉर्नर पर हाथी दिखाई दे रहा है, हाथी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गैंडा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चीता दिखाई दे रहा है। इस प्रकार दोस्तों इस पे सारे जानवरों के चित्र, यानी पशुपति नाथ का जो मोहर है उसके अगल बगल में सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। किसके? हाथी का चित्र दिखाई दे रहा है, गैंडा का चित्र दिखाई दे रहा है, चीता का चित्र दिखाई दे रहा है और भैंस की आकृति बनी हुई चित्र दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? पशुपति नाथ के मोहर के चारों तरफ। तो दोस्तों प्रश्न बन रहा है पशुपति नाथ के चारों तरफ किस चीज़ की चित्र आकृति बनी हुई थी? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे पशुपति नाथ के चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता और भैंस की आकृति बनी हुई थी। तो दो प्रश्न क्लियर हुआ। पशुपति नाथ की मोहर कहाँ मिल रही है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पशुपति नाथ की मोहर मोहनजोदड़ो में मिल रही है। और पशुपति नाथ की जो मोहर मोहनजोदड़ो मिली दोस्तों उसके चारों तरफ किसका चित्र बना हुआ था? तो दोस्तों पशुपति नाथ के चारों तरफ चित्र हाथी, गैंडा, चीता, भैंस और आकृति बनी हुई थी। अगला प्रश्न बन रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शव को जलाया जाता था? ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाकों में शवों को जलाया जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो वाले इलाकों में शवों को जलाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो वाले इलाकों में शवों को जलाया जाता था। और अगला प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शव को दफनाया जाता था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा वाले इलाकों में शवों को दफनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाकों में
किस इलाके में शव को जलाया जाता था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो वाले इलाकों में शवों को जलाया जाता था और सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा वाले इलाके में शवों को दफनाया जाता था। और इस बीच में एक प्रश्न और बन रहा है कि आंशिक समाधान किसे कहते थे या क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर बन रहा है, आंशिक समाधान में मृतक को जंगल में रख देते थे और मृतक शरीर को जीव जंतुओं के द्वारा खा लिया जाता था और हड्डी बच जाती थी, उसको दफना दिया जाता था। इसे ही आंशिक समाधान कहा जाता था। तो दोस्तों समझिए क्या कह रहा है ये प्रश्न, इसका उत्तर क्या बन रहा है। आंशिक समाधान में क्या होता था, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके शरीर को यानी मरे हुए शरीर को यानी मृतक को जंगल में जा कर के छोड़ दिया जाता था और दोस्तों जंगल में छोड़ने के बाद वहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी उसके शरीर को खा लेते थे, अर्थात उसमें जो मांस थे सब खा लेते थे और केवल बच जाती थी हड्डियाँ, और जब हड्डियाँ बच जाती थी उसको दफना दिया जाता था। इसी को आंशिक समाधान कहा जाता था। तो प्रश्न बन रहा है आंशिक समाधान क्या था या किसे कहा जाता है? तो उत्तर देंगे, इसमें मृतक को जंगल में रख देते थे और मृतक शरीर को जीव जंतुओं के द्वारा खा लिया जाता था और जो हड्डी बच जाती थी उसे दफना दिया जाता था। इसे ही आंशिक समाधान कहा जाता था। तो दोस्तों प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शव को दफनाया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शव को जलाया जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो वाले इलाके में शव को जलाया जाता था। आंशिक समाधान क्या है? तो इसमें मृतक को जंगल में रख देते थे और मृतक शरीर को जीव जंतुओं के द्वारा खा लिया जाता था और जो हड्डी बच जाती थी उसको दफना दिया जाता था। दोस्तों इसी को ही आंशिक समाधान कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शवों को दफनाया जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा वाले इलाके में शवों को दफनाया जाता था। फिर आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के यातायात के बारे में कि क्या प्रश्न बन रहा है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बैलगाड़ी एवं भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। ध्यान देंगे, हमने पहले प्रश्न में पढ़ा दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसको लोग पालते थे? तो भैंस को पालते थे और बैल को लोग पालते थे, और यही भैंस और बैल यहाँ आकर के काम दे रहे हैं किस रूप में? गाड़ी को खींचने के रूप में। तो प्रश्न यहीं पर बन रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बैलगाड़ी एवं भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। फिर अगला प्रश्न बना, बंदरगाह किस जगह मिला था? तो दोस्तों बंदरगाह गुजरात के लोथल वाले एरिया में मिला था। और दोस्तों बंदरगाह जहाँ मिला था इसका मतलब हुआ, अगर बंदरगाह मिला इसका तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ पर व्यवसाय हुआ करता था, वहाँ पर बिजनेस हुआ करता था। अगर बंदरगाह है तो वहाँ पर व्यवसाय हुआ करता था, वहाँ पर बिजनेस हुआ करता था। तो बंदरगाह किस जगह मिला था? तो दोस्तों बंदरगाह गुजरात के लोथल वाले एरिया में मिला था। फिर अगला प्रश्न समाज से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज से संबंधित है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की समाज थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की समाज थी, यानी कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार का समाज था? तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज था। ध्यान देंगे मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दो प्रकार के समाज होते हैं। तो दोस्तों मातृसत्तात्मक समाज था कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों समझिए कि मातृसत्तात्मक समाज क्या होता है। तो दोस्तों इस तरह से समझा जाए कि जैसे हमारे परिवार में है, हमारे माताजी हैं, हमारे पिताजी हैं, और जब कोई डिसीजन लेना होता था
तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में, उस समय में माता लोग का डिसीजन सर्वमान्य होता था, यानी जो नारी होती थी, जो स्त्री होती थी, उनका जो डिसीजन होता था, निर्णय, वही उसी को माना जाता था। तो इस प्रकार के समाज को हम लोग मातृसत्तात्मक समाज कहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, अर्थात वहाँ की जो नारियाँ थी वो डिसीजन लेने के लिए वो प्रतिबंधित नहीं थी, अपने मन से डिसीजन ले सकती थी और उन्हीं का डिसीजन मान्य होता था। इस प्रकार कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज थी। तो दोस्तों प्रश्न बन रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की समाज थी? आप उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज थी। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता के समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? सिंधु सभ्यता के समाज को दोस्तों कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है सिंधु सभ्यता के समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारिक एवं शिल्पी वर्ग, चौथा श्रमिक वर्ग। आपको दोस्तों इस शब्द से ही पता चल जा रहा होगा कि विद्वान वर्ग का मतलब क्या होता है, योद्धा वर्ग का मतलब क्या होता है, व्यापारिक एवं शिल्पी वर्ग का मतलब क्या होता है और श्रमिक वर्ग का मतलब क्या होता है। विद्वान यानी जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास नॉलेज था, उसे विद्वान कहा जाता है। तो विद्वान वर्ग पहले आ गए। फिर योद्धा वर्ग, जो लड़ाई में निपुण थे, लड़ते थे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, उन्हें योद्धा कहा जाता है। और व्यापारिक वर्ग अर्थात जो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, उन्हें व्यापारिक वर्ग कहा जाता था। शिल्पी जो कारीगर थे, इनको शिल्पी कहा जाता था। और श्रमिक वर्ग जो श्रम का कार्य करते थे, उन्हें श्रमिक वर्ग कहा जाता था। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के समाज को 4 भागों में बांटा गया था। पहला विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारिक एवं शिल्पी वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। दोस्तों आपको एक उदाहरण देकर मैं इसे और समझाना चाहूँगा कि सिंधु सभ्यता 2500 ईसा वर्ष पुरानी सभ्यता है और आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। तो जिस तरह से सिंधु सभ्यता के समाज को 4 वर्गों में बांटा गया, उसी तरह से वैदिक सभ्यता को 4 वर्गों में बांटा गया था। तो वहाँ पर भी पहले ब्राह्मण वर्ग आते थे। देखिए मैं एक चित्र लगाया हूँ, ब्राह्मण वर्ग आते थे, फिर क्षत्रिय वर्ग आते थे, फिर वैश्य वर्ग आते थे, फिर शूद्र वर्ग आते थे। ये मैंने जो चित्र लगाया है ये आप वैदिक सभ्यता का है, जो कि पहले ब्राह्मण वर्ग, दूसरा क्षत्रिय वर्ग, तीसरा वैश्य वर्ग और चौथा शूद्र वर्ग था। देखिए तुलना करिएगा इसमें और इन दोनों में समानता आप पाएंगे। सिंधु सभ्यता के जो 4 प्रकार के समाज हैं ये, और वैदिक सभ्यता के जो 4 प्रकार के वर्ग पाए जा रहे हैं ये। सिंधु सभ्यता में विद्वान वर्ग और वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण वर्ग दोनों एक समान हुए। फिर सिंधु सभ्यता का योद्धा वर्ग और वैदिक सभ्यता का यहाँ लिखा हुआ क्षत्रिय वर्ग एक समान हो गए। फिर सिंधु सभ्यता का व्यापारी वर्ग और वैदिक सभ्यता का वैश्य वर्ग दोनों यानी व्यापार और वैश्य एक समान हो गए। और सिंधु सभ्यता का श्रमिक वर्ग और वैदिक सभ्यता का शूद्र ये दोनों एक समान हो गए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, आगे हम जब पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वहाँ पर आएंगे, और सिंधु सभ्यता में विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग या शिल्पी वर्ग एवं श्रमिक वर्ग आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसमें है सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन किस प्रकार का था? सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन किस प्रकार का था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का था। अर्थात सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोग, कुछ लोग शाकाहारी हुआ करते थे, कुछ लोग मांसाहारी हुआ करते थे, यानी कि 2 प्रकार के लोग थे, एक शाकाहारी होते थे, दूसरा मांसाहारी होते थे। तो दोस्तों प्रश्न बन रहा है सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन किस प्रकार का था? तो आप उत्तर देंगे सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का था। अगला प्रश्न आया, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में थी? तो दोस्तों पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में थी। अगला प्रश्न, नर्तकी की कांसा की मूर्ति कहाँ से मिली थी?
तो दोस्तों नर्तकी की कांसा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। नर्तकी की कांसा की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे नर्तकी की कांसा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। अब दोस्तों सिंधी सभ्यता के जीवन शैली के बारे में पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता का जीवन शैली किस प्रकार से था। तो इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? तो दोस्तों उत्तर देंगे मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चंदहुदड़ों से मिला था। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिल रहा है? तो दोस्तों मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चंदहुदड़ों से मिल रहा है। फिर अगला प्रश्न आया, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों उत्तर देंगे हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। यानी सिंधु सभ्यता के लोग सूती वस्त्र का भी प्रयोग करते थे और ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। तो प्रश्न आएगा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो आप उत्तर देंगे हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? मनोरंजन के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बन रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे एवं शिकार का कार्य करते थे। दोस्तों पासा खेलते थे एवं शिकार का कार्य खेलते थे। आप अगर महाभारत देखे होंगे तो शकुनी मामा क्या खेलता था? पासा ही खेलता था। शकुनी मामा क्या खेलता था? पासा खेलता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे एवं शिकार का कार्य करते थे। तो प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे या क्या करते थे? तो आप उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे एवं शिकार का कार्य करते थे। अगला प्रश्न आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। तो वहाँ के जो लोग थे जो बर्तन का प्रयोग करते थे दोस्तों, वो डिजाइन वाले बर्तन का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डिजाइन वाले बर्तन का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डिजाइन वाले बर्तन का प्रयोग करते थे। प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे? तो आप उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डिजाइन वाले बर्तन का प्रयोग करते थे। फिर अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की समाज था? सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार का समाज था? तो दोस्तों इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता शांतिपूर्ण समाज था। कैसा समाज था? शांतिपूर्ण। वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई किसी से लड़ता नहीं था, कोई किसी के बीच में दुर्व्यवहार नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो दोस्तों शांतिपूर्ण समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता शांतिपूर्ण समाज था। प्रश्न आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार का समाज था? दोस्तों आप उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता शांतिपूर्ण समाज था। और अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता में तलवार के साक्ष्य मिले थे कि नहीं मिले थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में तलवार के साक्ष्य नहीं मिले थे। दोस्तों तलवार का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? जिस समाज में एकदम शांति छाया हुआ हो तो वहाँ पर युद्ध करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जहाँ पर लड़ाई और युद्ध नहीं होगा तो तलवार बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में तलवार के साक्ष्य नहीं मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में तलवार के साक्ष्य नहीं मिले थे। सिंधु घाटी किस प्रकार का समाज था? सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार का समाज था? सिंधु घाटी सभ्यता शांतिपूर्ण समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता में तलवार के साक्ष्य मिले थे कि नहीं मिले थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में तलवार के साक्ष्य नहीं मिले थे। तो दोस्तों इस प्रकार आज का जो हमारा चैप्टर सिंधु सभ्यता भाग चल रहा है इसका अंतिम प्रश्न समाप्त हुआ। लेकिन आइए एक बार सिंधु सभ्यता भाग 7 को दोबारा रिविजिंग करते हैं ताकि आप लोगों को ये प्रश्न पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए। तो आइए दोस्तों सिंधु सभ्यता भाग 7 को एक बार रिविजिंग करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न बना,
पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था पशुपतिनाथ की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला प्रश्न बना था पशुपतिनाथ के चारों तरफ किस चीज़ की आकृति बनी हुई थी? तो दोस्तों पशुपतिनाथ की चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता और भैंस की आकृति बनी हुई थी। यानी पशुपतिनाथ की मोहर जो मोहनजोदड़ो में मिली थी, उस मोहर के चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता और भैंस की आकृति बनी हुई थी। अगला प्रश्न बन रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शव को जलाया जाता था? तो दोस्तों उत्तर था सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो वाले इलाकों में शवों को जलाया जाता था। फिर अगला प्रश्न बना था आंशिक समाधान क्या था? तो दोस्तों इसमें मृतक को जंगल में रख देते थे और मृतक के शरीर को जीव जंतुओं के द्वारा खा लिया जाता था और हड्डी बच जाती तो उसको दफना दिया जाता था। इसी को आंशिक समाधान कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता के किस इलाके में शवों को दफनाया जाता था? तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा वाले इलाके में शवों को दफनाया जाता था। फिर अगला प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बैलगाड़ी एवं भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। फिर अगला प्रश्न बना था बंदरगाह किस जगह में मिला था? तो दोस्तों बंदरगाह गुजरात के लोथल वाले एरिया में मिला था। फिर अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की समाज थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज था। कौन सा समाज? मातृसत्तात्मक समाज था। फिर अगला प्रश्न बना सिंधु सभ्यता के समाज को कितने वर्ग में बांटा गया? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को 4 वर्ग में बांटा गया था। पहला विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारिक एवं शिल्पी वर्ग, चौथा श्रमिक वर्ग। अगला प्रश्न बना था सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन किस प्रकार का था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का था। फिर अगला प्रश्न बना पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में थी। फिर अगला प्रश्न बना था नर्तकी की कांसा की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों नर्तकी की कांसा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। फिर अगला प्रश्न बना था मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? तो दोस्तों मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चंदहुदड़ों से मिला था। लोथल एवं चंदहुदड़ों से मिला था क्या? मनके बनाने का कारखाना। अगला प्रश्न क्या बना क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे? जिसका उत्तर बना था हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। फिर अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासा एवं शिकार का कार्य करते थे। यानी पासा खेलते थे एवं शिकार का कार्य करते थे। अगला प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डिजाइन वाले बर्तन का प्रयोग करते थे। डिजाइन वाले बर्तन का प्रयोग करते थे। फिर अगला प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार का समाज था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का था? तो दोस्तों इसका उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता शांतिपूर्ण समाज था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही शांति प्रिय थे, यानी कि शांतिपूर्ण समाज था। फिर अगला प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता में तलवार के साक्ष्य मिले थे कि नहीं मिले थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में तलवार के साक्ष्य नहीं मिले थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही शांति प्रिय समाज था। तो दोस्तों जहाँ पर लड़ाई नहीं, जहाँ पर झगड़ा नहीं,
फिर वहाँ डंडे लाठी तलवार की क्या ज़रूरत, तो तलवार नहीं मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तलवार के साक्ष्य नहीं मिले थे। तो दोस्तों आज के चैप्टर में हमने आपको बताया पशुपतिनाथ की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली थी और पशुपतिनाथ के चारों तरफ यानी जो पशुपतिनाथ की मोहर मिली थी उसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता और भैंस की आकृति बनी हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो वाले इलाकों में शव को जलाया जाता था और दोस्तों मृतक को जंगल में रख दिया जाता था और मृतक के शरीर को जीव जंतु और पक्षियों के द्वारा खा लिया जाता था और जो हड्डी बच जाती थी उसे दफना दिया जाता था। इसको हम लोग आंशिक समाधान कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा वाले इलाकों में शवों को दफनाया जाता था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बैलगाड़ी एवं भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह गुजरात के लोथल वाले एरिया में मिला था। बंदरगाह गुजरात के लोथल वाले एरिया में मिला था। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज थी और सिंधु घाटी सभ्यता में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारिक एवं शिल्पी वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। और दोस्तों फिर मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का था और एवं सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में थी। फिर मैंने आपको बताया था नर्तकी की कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी और दोस्त मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चंदहुदड़ो में मिला था। फिर मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे एवं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासा एवं शिकार का कार्य करते थे। और फिर मैंने आगे आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डिजाइन वाले बर्तन का प्रयोग करते थे एवं सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही शांतिपूर्ण समाज था और सिंधु घाटी सभ्यता में तलवार के साक्ष्य नहीं मिले थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ सिंधु सभ्यता भाग 7 और कल हम सिंधु सभ्यता भाग 8 के बारे में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़े होंगे, बहुत ही दिल लगा के पढ़े होंगे। और फिर एक बात और मैं बताऊं आपको कि फ्यूचर केवल आपके हाथ में, जितना परिश्रम करेंगे उतना बेहतर आपका फ्यूचर बनता चला जाएगा। और दोस्तों बताऊं इसका कोई ट्रिक छोटा शॉर्टकट नहीं है कि आपका फ्यूचर बन जाएगा। केवल एक ही बात है आपके फ्यूचर को ब्राइट करने का, कठिन से कठिन परिश्रम। और कठिन से कठिन परिश्रम करिए, मन लगा के पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है क्योंकि टेंशन से कोई बात नहीं बनती है, बात बिगड़ जाती है। मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, कंपटीशन में बैठिए, कंपटीशन बीट करिए और नौकरी पाइए दोस्तों और जीवन को सफल बनाइए। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और मैं कहूँगा कि दोस्तों इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आपको जो पूछना उसमें पूछिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को दोस्तों समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।